तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाली हमारी इस हफ्ते की Q&A वीडियो। हम कोशिश करते हैं कि हर फ्राइडे इसको लाया जाए, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस आए और बहुत से रेपिटेशंस थे इस बार, और मैंने पिक करे टॉप क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर मिल जाएगा और काफी डिस्कशन जो है आज की इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपको लगता है कोई यूनिक क्वेश्चन था जो कि मिस कर दिया मैंने, कॉमेंट्स में आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। लेकिन बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस करण की तरफ से। ये बोलते हैं द बेस्ट वे टू बुक बैलर आफ्टर ही इज डन विद रोमन, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट एट दिस पॉइंट बैलर कैन नॉट डिफीट रोमन। अब अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता तो एक्सट्रीम रूल्स के लिए बैलर अगेंस्ट रोमन रेंज ऑफिशियल कर दिया गया है और ये मैच हमें फिर से देखने को मिलेगा। और आई थिंक कि शायद WWE डीमन बैलर इसी वजह से नहीं लेके आ रही क्योंकि रोमन रेंज उसको इजीली हरा देंगे। लेकिन इसके अलावा गाइस मैं बात करूं बैलर की बुकिंग की, क्योंकि रोमन को तो वो नहीं हराने वाले, भले ही डीमन बैलर आ जाए या नॉर्मन बैलर आ जाए। लेकिन उसके बाद आई थिंक बहुत सारी पोटेंशियल हो सकती है बैलर के लिए। उनको ड्राफ्ट करके रॉ पे डाला जा सकता है, उनको सैमी ज़ेन जैसे सुपरस्टार के साथ स्मैकडाउन पे फ्यूड कराई जा सकती है, इनफैक्ट इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए वो लड़ सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे रहेंगे फिन बैलर के लिए, क्योंकि वो उसके अंदर डिलीवर भी करते हैं। तो ऑप्शंस हैं, देखते हैं कि WWE क्या करती है। अगला क्वेश्चन आता है रघुवंश की तरफ से। डू यू थिंक एडम कोल इज गोइंग टू बिट्रे केनी एट एनी पॉइंट? तो भाई अभी जस्ट उनका डेब्यू हुआ है और उन्होंने दी एलीट को ज्वाइन कर लिया है, एंड आई थिंक डेफिनेटली जब वो आए थे ऐसा लग रहा था कि सीधा केनी ओमेगा को अटैक करेंगे। लेकिन AEW ने अब उनकी हील फैक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। लेकिन आई थिंक डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब केनी ओमेगा पे एडम कोल हील टर्न करेंगे और उसके बाद उनकी फ्यूड भी हमें देखने को मिल सकती है। तो हर फैक्शन के अंदर ब्रेकअप का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। अब AEW के ऊपर है वो कब करेंगे, लेकिन अभी जस्ट स्टार्ट है तो डेफिनेटली अभी तो टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन आता है गाइस फैन एंड मैन कनेक्शन की तरफ से, और ये कहते हैं हाउ हिंदी कमेंटेटर्स डू कमेंट्री एज वी नो दे आर इन इंडिया एंड हाउ दे वॉच WWE शोज एंड व्हाट अदर थिंग्स। तो बेसिकली भाई मैं आपको बता दूं कि वो भी हमारी तरह ही देखते हैं, बस फर्क इतना है कि वो स्टूडियो में जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे लगता है कुछ ऐसा होगा कि वो जो देखते हैं वो 5 सेकंड थोड़ा आगे चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो हमें टीवी पे देखने को मिलता है शो, लाइव अरीना के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिले होता है, कुछ टाइम पीछे होता है। तो कमेंटेटर्स गाइस उसके ऊपर लाइव कमेंट्री करते हैं उसको भी देख के, जैसे हम लोग टीवी पे देख रहे हैं। तो काफी मुश्किल चीज है उस पर एकदम से रिएक्ट करना जब तुम अरीना में भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली में पता नहीं लग रहा क्राउड कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन जो कमेंटेटर्स सोनी के लिए काम करते हैं उनको इवेंट्स में नहीं भेजा जाता वहां पे कमेंट्री करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है अर्शनूर की तरफ से। व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ 50-50 बुकिंग ऑफ NXT सुपरस्टार्स लाइक कीथ ली एंड कैरियन क्रॉस इन द मेन रोस्टर? 50-50 बुकिंग भाई फर्क नहीं पड़ता NXT सुपरस्टार्स की हो रही है या फिर मेन रोस्टर पे किसी की हो रही है, वो इस वजह से होती है क्योंकि WWE के पास कोई प्लान्स नहीं है उस सुपरस्टार के लिए। अब वो एक बार वो जीत गया, एक बार वो जीत गया, इससे किसी का कोई नुकसान भी नहीं है। और जब हमें पता लगेगा इसके साथ क्या करना है तो उसकी स्टोरी लाइन को हम स्टार्ट कर देंगे। कभी भी ये जो 50-50 बुकिंग आई डोंट थिंक कि कोई सोच समझ के करता है कि हाँ भाई इतने मैचेस ये दोनों जीतेंगे उसके बाद ये कोई स्टोरी लाइन में रोल प्ले करेगा। तो नो प्लान्स इक्वल टू 50-50 बुकिंग। अगला क्वेश्चन आता है नरोत्तम की तरफ से। दिस इज नॉट अ रेसलिंग रिलेटेड क्वेश्चन bro, have you created so many different topics of videos, top 10 PPV rewinds, untold explain, which series do you personally like the most to work on? All of these unique topics are awesome। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो मजा आता है भाई हर बार कुछ अलग करने का। और मैं बोलूंगा कि जो सबसे ज्यादा पर्सनली मुझे मजा आता है बनाने में, लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है, वो होती हैं स्टोरी बेस्ड वीडियोस, जैसे कि हमारी अनटोल्ड हो गई या फिर मंडे नाइट वॉर्स की सीरीज, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे बहुत पर्सनली क्लोज रहेगी वो चीज, क्योंकि वो फर्स्ट ऐसी सीरीज थी जो कि इस चैनल पे हमने करी थी और उतने लेवल का एफर्ट डालना पड़ा था। उसके बाद कई सारी चीजें हमने और भी करी हैं। टॉप 10 कभी कभी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स रिसर्च करते मुझे भी पता लगते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे भी मजा आता है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस अथार्वा की तरफ से, और ये पूछते हैं मोस्ट डेकोरेटेड प्रो रेसलर इंक्लूडिंग एवरी रेसलिंग प्रमोशन अकॉर्डिंग टू यू। अगर ऑल टाइम की बात हो रही है तो डेफिनेटली अंडरटेकर का नाम मैं लूंगा। अगर करंट हम बात करें मोस्ट डेकोरेट की तो आई थिंक कि रोमन रेंस और केनी ओमेगा ये सब नाम है, लेकिन उस लेवल का इस समय कोई भी सुपरस्टार नहीं है अगर हम अंडरटेकर से कंपेयर करें। बेटर एथलीट ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली, तो भाई ये बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि बॉबी लैशली भी इस एज में जो कर पा रहे हैं हर किसी की बस की बात नहीं है। तो मैं बॉबी लैशली का नाम लूंगा इस वजह से क्योंकि वो काफी रेगुलर तरीके से उस चीज को कर रहे हैं। फेवरेट नॉन WWE थीम सॉन्ग पूछते हैं एक्सक्लूडिंग कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि जूडस बोलूंगा मैं क्रिस जेरिको का। फेवरेट नॉन WWE फिनिशर की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक वन विंग्ड एंजल मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है।
फेवरेट एजे स्टाइल्स थीम, डेमी गॉड स्टाइल्स क्लैश और आई एम फिनोमिनल और इविल वेज और गेट रेडी टू फ्लाई। तो उनका करंट थीम सॉन्ग आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा सुना है, तो उसको मैं पिक करूंगा। आई थिंक उसका नाम है आई एम फिनोमिनल। अगला क्वेश्चन आता है अनडिस्प्यूटेड रेसलिंग की तरफ से, पीडब्ल्यूआई ने केनी ओमेगा को 2021 में नंबर 1 पे रखा है, तो अभी रोमन रेंस के फैंस नाराज हैं, पीडब्ल्यूआई क्या अपनी लिस्ट चेंज कर सकती है? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो क्यों अपनी लिस्ट चेंज करेंगे? क्योंकि फैंस नाराज हैं। अब अगर रोमन रेंस 1 पे होते तो क्या केनी ओमेगा के फैंस नाराज नहीं होते? तो ये इस समय एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है भाई पीडब्ल्यूआई की लिस्ट को लेके कि क्या रोमन रेंस को 1 पे होना चाहिए या फिर केनी ओमेगा को होना चाहिए। और अगर मैं इस पे अपना ओपिनियन सच में आपको बताऊं तो यही है कि भाई मुझे कुछ एज सच फर्क पड़ता नहीं। आई थिंक केनी ओमेगा नंबर 1 पे है क्योंकि उन्होंने ज्यादा टाइटल्स जीते हैं, ज्यादा मैचेस लड़े हैं और ओवरऑल जो है एज अ चैंपियन उस टॉप के एथलीट ने केनी ओमेगा ने ज्यादा परफॉर्म करा एज कंपेयर टू रोमन रेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर रोमन रेंस सेकंड पे है तो उनका कोई अच्छा नहीं था कुछ भी या फिर वो बेकार हैं, क्योंकि नंबर 2 इज ऑल्सो नंबर 2 और वो 500 में से नंबर 2 पे हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर अदर वे राउंड भी होता और मैं कोई इतना यहाँ पे आके वो नहीं बोलना चाहूंगा कि ये डिजर्व करता था, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। आई थिंक जो भी है सही है। अगर रोमन रेंस भी फर्स्ट होते तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई थिंक दोनों ने कमाल का काम किया है। अब आपकी प्रेफरेंस है कि अगर आपको एक ज्यादा पसंद आ रहा है। अगला क्वेश्चन आता है रॉयल की तरफ से और ये पूछते हैं भाई गिमिक रैपिड फायर, और पहला है बिग डॉग या ट्राइबल चीफ। तो इसमें मैं बोलूंगा ट्राइबल चीफ डेफिनेटली, आर्किटेक्ट और मसाया में से आर्किटेक्ट, रेटेड आर या ब्रूड में से रेटेड आर एज, अमेरिकन बैडस और डेड मैन में डेड मैन अंडरटेकर, कॉर्पोरेट या बिग रेड में से बिग रेड केन, फील्ड और वायत फैमिली में से वायत फैमिली वाला ब्रे वायत, क्योंकि आई थिंक कि ये एक ऐसा कैरेक्टर था ना जिसकी जितनी पोटेंशियल है कभी वहां तक वो पहुंचा नहीं। इनफैक्ट फील्ड भी नहीं पहुंचा। दोनों बढ़िया कैरेक्टर्स हैं लेकिन वायत फैमिली आई थिंक कहीं ना कहीं बेटर था। डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स और सी नेशन लीडर, एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स पर्सनली मुझे ज्यादा पसंद आया, मैं उसको और देखना चाहता, लेकिन जॉन सीना का सी नेशन वाला लीडर का जो गिमिक है वो इतना ज्यादा चला है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कि उसी को मुझे पिक करना पड़ेगा। डीमन बैलर और प्रिंस बैलर, तो आई विल से डीमन बैलर इज माय बेटर गिमिक, फेवरेट गिमिक। लेकिन भाई उसमें भी वही है कि कभी कभी आता है तो उसका एक अपना ऑरा है, उसकी मजेदार बात है, लेकिन तब भी बैलर जो है नॉर्मली प्रिंस की फॉर्म में रहते हैं। हैप्पी कॉर्बिन, किंग कॉर्बिन या लोन वुल्फ, तो आई विल से लोन वुल्फ क्योंकि उनका वो बेस्ट टाइम था आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। ओम सिंह का अगला क्वेश्चन आता है और ये पूछते हैं ब्रो फिन बैलर रिसेंटली सेड I needed WWE, I needed the limelight and to perform on the biggest stage, but in 2021, no offense, but I think I don't need WWE. What do you think about this statement? I feel that he's right and I believe AEW would be perfect for a wrestler like him. आई थिंक गाइस कि हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि भाई कोई भी रेसलर जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू में ज्यादा पुश नहीं मिल रहा, हमें लग रहा है कि वो एडब्ल्यू में जाके बेटर कर सकता है, और कहीं ना कहीं वो बात कुछ हद तक सही है। लेकिन आई थिंक कि फिन बैलर का जो इस समय पॉइंट चल रहा है स्मैकडाउन में, रोमन रेंस के साथ वो फ्यूड कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि उससे ज्यादा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू उनको दे भी सकती है। और कैरेक्टर जिस तरीके से रोमन का चल रहा है, हम समझ सकते हैं कि भाई बैलर का भी टाइटल जीतना मुश्किल है। तो यहाँ पे इससे ज्यादा भला उनके साथ क्या करा जाए? अगर उनको लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनके लिए नहीं है इस टाइम पे, तो भाई उसका रीजन कुछ और भी हो सकता है, सिर्फ बुकिंग नहीं। हो सकता है कि वो केनी ओमेगा या एडम पेज या फिर इन जैसे सुपरस्टार से नए नए फ्रेश मैचअप्स लड़ना चाहें जैसे डैनियल ब्रायन चाहते थे, या फिर ये भी हो सकता है कि बैलर जिस तरीके से उनको ट्रीट करा गया है पिछले कुछ सालों में, कि पहले वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते, उसके बाद वो टॉप पे थे, फिर वापस एनएक्सटी में चले गए, तो हो सकता है उसकी वजह से भी उनको मूव करना हो। लेकिन एट द एंड एक जनरल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे स्टार्टिंग में चाहिए थी, लेकिन अब मैं एक बड़ा स्टार बन चुका हूं, तो मैं बोलूंगा कि मुझे इस कंपनी की कोई खास नीड है नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, डू यू थिंक डार्बी एलन वर्सेस एमजेएफ फ्यूड विल बी द हॉटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नॉन डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार राइवलरी ऑफ ऑल टाइम इन प्रो रेसलिंग एंड दैट दिस राइवलरी विल ब्रिंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ व्यूअर्स एंड अटेंशन? तो आई थिंक बहुत अच्छी फ्यूड तो हो सकती है, ऑल टाइम की बात करनी मुश्किल है क्योंकि WCW में भी नॉन डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्स की बहुत अच्छी अच्छी फ्यूड्स हमें देखने को मिली हुई हैं, तो मैं वो बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बहुत अच्छी ये फ्यूड रह सकती है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस संस्कार की तरफ से और ये बोलते हैं, आई डोंट नो अबाउट यू बट मुझे लगा कि ब्लड लाइन पॉल को धोखा देने वाली है। पहले अगर पॉल धोखा देगा तो ब्रॉक हील और रोमन फेस पोर्ट्रे हो जाएगा। रोमन का अचानक से पॉल को आई लव यू बोलना, अपनी फैमिली बताना मुझे सस्पिशियस लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है रोमन रेंस को हील और ब्रॉक लेसनर को फेस रखना, कि पॉल हेमन रोमन रेंस पे हील टर्न ना करें, रोमन रेंस पॉल हेमन को बाहर निकालें कि भाई अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
तो ये डेफिनेटली एक ऑप्शन हो सकता है और क्या पता कल की स्मैकडाउन पे हमें ये चीज देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ पे सम्यक की तरफ से और ये बोलते हैं कि भाई AEW का जो रिसेंट शो था डायनामाइट का, उसमें 1.3 मिलियन व्यूअर्स आए, जो कि सेकंड हाईएस्ट व्यूअरशिप थी उनकी ऑल टाइम। तो क्या अब रेटिंग्स यहां से बढ़ेंगी घटेंगी, क्या होगा? और ये भी हमको पता लगा कि मंडे नाइट रॉ में जो है उन्होंने 1849 डेमोग्राफिक में उसको बीट कर दिया है। तो AEW के लिए एक बढ़िया बात है। और जबकि मैं आगे का कुछ प्रेडिक्शन कर नहीं सकता, रेटिंग्स आई थिंक ऊपर नीचे रहेंगी, लेकिन AEW एक ऐसे पॉइंट पे आ गई है जब 1 मिलियन के आसपास अब उनकी रेटिंग रहेगी। 6 लाख 7 लाख व्यूअर्स वाले दिन आई थिंक चले गए हैं और इस वजह से हुआ है क्योंकि इतना रोस्टर उनका स्टैक्ड है और स्टोरी लाइंस भी अच्छी चल रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंपटीशन और ज्यादा बढ़ता जाए, क्योंकि तभी शायद WWE रॉ को भी अच्छा करने की सोचेगी। अगला क्वेश्चन आता है गाइस स्पीयर सिटी की तरफ से और ये बेसिकली बता रहे हैं कि भाई रोमन रेंज अगर क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर के साथ उनका मैच होता है और वो वहां जीत के मैच के बाद भी लेसनर को अटैक करके इंजर्ड कर दें और फिर रेसलमेनिया के टाइम के पास जब वापस आते हैं लेसनर और फिर रोमन के साथ एक मैच होता है, उसके अंदर अगर ब्रॉक लेसनर जीत जाए रेसलमेनिया में, तो इसकी वजह से रोमन रेंज काफी स्ट्रांग भी लगेंगे और ब्रॉक लेसनर को अपना रिवेंज भी मिल जाएगा। आई थिंक डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर रॉक वाला मैच 1 साल डिले हो चुका है तो क्या पता WWE के क्या प्लान्स हैं। आई थिंक एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब ब्रॉक लेसनर फिर से चैंपियन बनेंगे। अब वो स्मैकडाउन पे होगा या फिर रॉ पे वो नहीं पता, लेकिन ये एक ऑप्शन रह सकता है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस यश की तरफ से और ये बोलते हैं भाई अगर डीमन बैलर वर्सेस रोमन रेंज होता है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, तो उससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? रोमन हार नहीं सकते हैं, वो रेडी नहीं है, और बैलर जो है डीमन वाला गिमिक अफोर्ड नहीं कर सकता एक लॉस। तो अभी जो ऑफिशियल है उसके हिसाब से तो डीमन बैलर नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो आ जाता है तो WWE को या तो कोई इंटरफेयर वाला करना पड़ेगा सीन ब्रॉक लेसनर के साथ, या फिर कोई एफ अप फिनिश जिसकी वजह से दोनों ही ना जीत या हार पाए, तो वो चीज हो सकती है पॉसिबल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है गाइस वरियानी की तरफ से और ये पूछ रही है विच कंट्री गिव्स मोस्ट मनी टू WWE टू टेलीकास्ट इन देयर कंट्री एक्सेप्ट USA। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया इसमें नंबर 2 पे होगा, या तो यूके होगा या यूरोप में कोई कंट्री होगी, या फिर शायद कनाडा भी हो सकता है, क्योंकि इंडियन रूपी की वैल्यू इतनी कम है कि अगर हम उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो तब भी आई डोंट थिंक कि उतना ज्यादा वो पैसे दे रहे हैं। लेकिन तब भी गाइस इंटरेस्टिंग होगा, मुझे भी नहीं इसका आंसर एग्जैक्ट पता। इनका सेकंड क्वेश्चन है गाइस कि व्हाई WWE इज गिविंग बिग स्टार्स टू स्मैकडाउन। तो यहाँ पे मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई स्मैकडाउन का शो पता नहीं क्यों लेकिन बहुत अच्छा इसी वजह से है क्योंकि आई थिंक उनका रोस्टर जो है वो थोड़ा बेटर भी है, बड़े नाम ज्यादा वहां पे हैं और ऊपर से उनकी बुकिंग भी बेटर चल रही है। तो बड़े स्टार्स और वापस क्यों जा रहे हैं, बेकी ब्रॉक वहां, आई थिंक फॉक्स नेटवर्क का ज्यादा दबाव है WWE के ऊपर क्योंकि ज्यादा महंगी डील है, ज्यादा बड़ा नेटवर्क है और यूएसए नेटवर्क के पास जबकि बड़े स्टार्स हैं लेकिन उनकी बुकिंग इस तरीके से है कि वो शो हमें बेकार लग रहा है। तो आई थिंक फॉक्स नेटवर्क इसका रीजन मैं कहना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन आता है गाइस पोखरा की तरफ से और ये बोल रहे हैं ब्रो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ऑल पॉपुलर WWE रेसलर लीविंग WWE फॉर AEW? At the end of the day, WWE gave them platform to shine and prove they are the best. और ये आपका जो आंसर है आपके खुद के क्वेश्चन में है कि WWE ने उनको प्लेटफॉर्म दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस प्लेटफॉर्म के साथ हमेशा पूरी जिंदगी बने रहे। अगर आप एग्जांपल ने अपने खुद का एक कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं 5-6 सालों से, उस कंपनी ने आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करा, लेकिन 6 साल बाद एक कंपनी आके बोलती है भाई हम तुम्हें एक अच्छी सी कंट्री में जॉब देंगे, अमेरिका भेजेंगे, तुम्हारी सैलरी बढ़िया कर देंगे, तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करेंगे और तुम्हारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो इतना कमाल का कर देंगे। तो क्या उस पॉइंट पे आप सोचोगे कि भाई नहीं यार इस कंपनी में मैं 6 साल काम कर रहा हूं तो यहीं पे काम करते रहता हूं, या फिर आप सोचोगे कि ये मेरी और मेरी फैमिली के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए? और डेफिनेटली गाइस सेकंड ऑप्शन बेस्ट है और सारे लोग वही चुनेंगे। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन भाई आता है कुशाल की तरफ से, योर ओपिनियंस एंड पॉसिबिलिटीज ऑन रोमन वर्सेस रैंडी ऑर्टन 1-on-1 मैच इन फ्यूचर। तो भाई देखो रोमन तो चैंपियन बने रहेंगे, लेकिन अगर ऑर्टन लैशली को हरा देते हैं, सर्वाइवर सीरीज आने वाली है, तो रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन की काफी पॉसिबिलिटी है, तो वो मैच वहां पे हो सकता है। और आज का फाइनल क्वेश्चन गाइस आता है यहाँ पे परवेज की तरफ से, What if Jeff Hardy drafts at SmackDown and challenge Roman Reigns for the Universal Championship? माई पिक क्वेश्चन। तो भाई लव फ्रॉम बांग्लादेश, लव फ्रॉम इंडिया। सीधी सी बात है भाई देखो इस समय जेफ हार्डी से उम्मीदें लगानी छोड़ देनी चाहिए। वो खुद कह रहे हैं मैं जाता हूं, जो मुझे करने को कहते हैं मैं कर देता हूं, वो चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है अब उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं और हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो क्या विंस मैकमैन इस पॉइंट पे जेफ वर्सेस रोमन को एनविजन कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। अगर होगा तो मैं खुद इस पॉइंट पे सरप्राइज हो जाऊंगा। तो गाइस ये थी इस हफ्ते की Q&A वीडियो, काफी सारे क्वेश्चंस हमने लिए और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर क्वेश्चन रह गया नीचे आप कर सकते हैं कमेंट, कुछ यूनिक है तो डेफिनेटली उसका मैं रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।